नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, हमारे 8th क्लास के लिए साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन व प्रबंध चल रहा था, जिसके तहत इसका हमने एक क्लास पहले इसकी कर ली है। जो पार्ट हमारा शेष रह गया था उसकी आज की अपनी एक क्लास सेकंड रहेगी। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप फर्स्ट पार्ट है वो एक बार जरूर देख लीजिए। साथ ही इस चैनल पे हमने मैथ की ऑनलाइन क्लास है वो भी शुरू कर रखी है। अगर आपने अभी तक मैथ की ऑनलाइन क्लास नहीं ली है तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास के बाद में एक बार मैथ की ऑनलाइन क्लास है वो भी आप जरूर लेवें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास से। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जिसके तहत दोस्तों इसकी हमने बेसिक डिटेल पढ़ ली थी, जैसे कृषि पद्धति, कृषि क्या होती है, ठीक है। फसल के बारे में हमने फर्स्ट क्लास के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया था। फिर फसल कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। फिर आधारिक फसल पद्धतियाँ, ठीक है, जिसमें हमने ये मिट्टी तैयार करना हो गया आपका। इसके बाद मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी से बुआई के लिए जो कृषि औजार है वो भी हमने पढ़ लिए थे। इसमें चाहे परंपरागत हो या आधुनिक औजार हो, वो सभी का सभी हमने इसके अंदर पढ़ लिया था। बुआई में, ठीक है, बीजों का चयन, इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। इसके बाद में दोस्तों जो बुआई के अंदर जो आपके आधुनिक साधन है वहाँ तक हमने फर्स्ट क्लास के अंदर इसका कंप्लीट है वो पोर्शन कर लिया था। आज इसके आगे की हम शुरुआत करते हैं, यानी इसमें आज हम खाद एवं उर्वरक मिलाना पढ़ेंगे, ठीक है। तो खाद एवं उर्वरक मिलाना पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक और शेयर एक बार नहीं किया है तो एक बार लाइक और शेयर आप इसको जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये खाद या उर्वरक होते क्या हैं, किन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। तो वे पदार्थ है जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब आपको खाद या उर्वरक की डेफिनेशन पूछी या पूछा ये खाद या उर्वरक क्या होता है, इनका क्या काम होता है, तब आपको बताना है कि जो खाद और उर्वरक होते हैं ना वो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए हुए रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि ये खाद और उर्वरक का क्या हो गया, काम हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, जो आपका दोस्त है उसके मन में क्वेश्चन है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के ही खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आगे हम वही डिस्कस करेंगे। तो खाद और उर्वरक की हमने परिभाषा देख ली, या खाद या उर्वरक क्या होता है, इनका क्या काम होता है, वो हमने देख लिया कि मिट्टी में पोषक इस तरह वो बनाए रखते हैं। दोस्तों खाद या उर्वरक से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे किससे क्या क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मिट्टी फसल को क्या प्रदान करती है, खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ता है। कल्पना कीजिए कि पोषक का क्या होगा, यानी किसान ने क्या किया, पहले जैसे खरीफ की फसल है वो उगा ली, फिर आपने रबी की फसल है वो उगा ली, खेत आपने कभी भी खाली नहीं रहने दिया। तो अगर खेत कभी खाली नहीं रहेगा, फसल के बीच में गैप नहीं रहेगा, तो इसके अंदर पोषक पदार्थों की कमी रह जाएगी। तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी क्षति को पूरा करने हेतु किसान वो खेतों में क्या डालता है, खाद डालता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पौधे है वो कमजोर क्यों हो जाते हैं। किसान क्या करता है कि लगातार फसल उगाता रहता है, जिससे मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है उनके अंदर कमी आ जाती है। इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए या तो किसान है वो खाद डाल देगा, जिससे कुछ पोषक पदार्थ है वो इनकी पूर्ति हो जाएगी। जो ये खाद डालने का प्रक्रम है इसे हम क्या बोलते हैं, खाद देना बोलते हैं। अगर हम खाद नहीं देते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, जो पौधे हैं वो इनको पर्याप्त पोषक पदार्थ नहीं मिल जाते हैं, जिससे पौधे आपकी क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप नीचे यस कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप यस कमेंट करें ताकि नेक्स्ट क्लास भी जल्दी हो और मुझे भी पता चले कि आपके लिए क्लास वो हेल्पफुल हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाता है तथा
उसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ होता है वो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भाई खाद किस प्रकार बनाई जाती है, ठीक है, तो खाद किस प्रकार बनाई जाती है कि खाद है वो पहली बात तो आपको याद रखना है कि खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पौधों या जंतु के जो अपशिष्ट है उन्हीं से हमें क्या होती है? खाद प्राप्त होती है। तो ये आपको याद रखना है। खाद किस प्रकार बनाई जाती है कि जो पौधे और जंतु के जो अपशिष्ट है, ठीक है, इन्हें किसान क्या करता है कि ये गड्ढे में डाल देता है, जो गड्ढे का ऊपर वाला भाग है उसे खुला छोड़ देता है, फिर कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन हो जाता है और जो अपघटन होने के बाद जो हमारे पास वो पदार्थ बनता है वो अच्छी एक खाद होती है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में आप पढ़ चुके हैं। ये दोस्तों आपको याद होगा, ठीक है, कि केंचुआ किस प्रकार है वो गोबर से खाद बनाता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी खाद के बारे में। खाद कैसे काम आती है, खाद कैसे बनती है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट हमें 1.2 क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप में बोला गया है मूंग अथवा चने की कुछ बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। अंकुरित करना मतलब उनको फुलाना है आपको। जैसे पानी में डालकर हम छोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवविध छांट लीजिए। यानी पहले आपको कुछ बीज लेना है, उनको अंकुरित कर लेना है, फिर इनको 3 को आपको छांट लेना है। अब 3 गिलास अथवा 3 ऐसे पात्र लीजिए जिसमें ABC का निशान लगाइए। ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उन्हें थोड़ी सी गोबर की खाद भी मिला दीजिए, ठीक है। बी में आपको क्या करना है? समान मात्रा में मिट्टी और थोड़ा सा आपको यूरिया मिलाना है। इसके अंदर खाद नहीं मिलानी, आपको यूरिया मिलाना है। गिलास सी के अंदर आपको क्या करना है कि कुछ मिट्टी लेना है और इसके अंदर कुछ आपको नहीं मिलाना है। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर आपको सुरक्षित स्थान पर रख देना है। फिर आपको क्या करना है? 5 से 10 दिन बाद में इनकी वृद्धि नोट करनी है। आपको ये प्रयोग करके देखना है कि आपको कुछ बीज ले लेना है, पहले उनको अंकुरित करना है, फिर आपको 3 जो समान अंकुरित हुए ना वो बीज लेने हैं। फिर आपको 3 ये ABC गिलास या कोई पात्र है उनमें आपको रख देना है। एक में तो आपको बीज और मिट्टी डालकर आपको इसमें खाद डालनी है। बी पात्र या किसी पात्र के अंदर फिर आपको एक बीज ले लेना है, उसके अंदर मिट्टी और यूरिया डालनी है, और एक पात्र के अंदर आपको सिर्फ बीज और मिट्टी डालनी है, न ही खाद देनी है, न ही यूरिया देनी है। तो आप दोस्तों ये देख लीजिए कि इसमें आपको अंतर है वो देखने को मिलेगा। 7 से 8-10 बार जब आप इन्हें चेक करेंगे तब आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये अंतर कैसे होता है, क्या होता है, आगे इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि गति एक समान है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों में समान नहीं है, तीनों में अलग अलग, आप जैसा कि देख पा सकते हैं, ठीक है। बी के अंदर आपको काफी अच्छे पौधे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ए के अंदर ठीक है, सी के अंदर सबसे कम है। तो यानी अलग अलग होता है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर हुई है? तो गिलास जो बी गिलास है उसके अंदर पौधों की वृद्धि सबसे बेहतर हुई है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि सबसे अधिक है? ठीक है, ये हमने इस क्रियाकलाप के माध्यम से देखना था। हम खाद पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं उर्वरक के बारे में। अब खाद जैसे एक आपकी प्राकृतिक यानी नेचुरल होता है, उसी प्रकार उर्वरक है वो एक रासायनिक है। खाद जो आपके कार्बनिक पदार्थ था, तो उर्वरक क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। ये खाद से ये भिन्न होते हैं, ठीक है। उर्वरक का उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण की बात करें तो ये दोस्तों आपको अभी के अभी पूरा का पूरा याद कर लेना है, बार बार इन्हें पढ़ना है, समझना है। तो इनमें सबसे पहले नाम आता है यूरिया का, फिर आता है अमोनियम सल्फेट, फिर आता है सुपरफास्फेट, फिर आता है पोटास, फिर आता है NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। ये दोस्तों कुछ उर्वरक के आपको नाम दिए गए हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। इनमें यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फेट हो गया, सुपरफास्फेट हो गया, पोटास हो गया, NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों उर्वरक की बात की जा रही है। उर्वरक की बात करती है, आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि उर्वरक है वो एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या होता है? विशेष पोषक पदार्थ है, उनसे समृद्ध होता है, यानी इसके अंदर कुछ विशेष पोषक पदार्थ है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इनका उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है। जो उर्वरक है इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के एग्जाम्पल की बात करें, आपसे पूछ ले भैया उर्वरक कौन कौन सी है, कुछ एग्जाम्पल देकर बताओ, तब आप क्या एग्जाम्पल दोगे? तो एग्जाम्पल हो जाएगा यूरिया, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास हो गया, NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम हो गया। तो ये दोस्तों उर्वरक के बारे में थोड़ी सी डिटेल होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि उनके उपयोग से किसानों को गेहूं,
धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। किनके उपयोग से? उर्वरक के उपयोग से। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता है उसमें क्या आती है? कमी आती है और यह जल प्रदूषण का स्रोत भी बन जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसल के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए हुए खाली आपको छोड़ देना चाहिए, जिससे जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बनी रही, अच्छी फसल है वो हमें बिना आपको उर्वरक उसमें डाले हुए आपको मिलती रहे। नेक्स्ट हम बात करें खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। यानी जब हम मिट्टी के अंदर खाद मिलाते हैं तो वो खाद है वो ज़्यादा पानी को क्या करती है? अपने पास रखती है। तो इससे यानी कि जल जो अवशोषण क्षमता है उसकी वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी में सभी पोषक पदार्थों की क्या हो जाती है? प्रतिपूर्ति हो जाती है। यानी इससे मिट्टी को सभी पोषक पदार्थ मिल जाते हैं। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति यानी उनको पहुंचाने का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। ये फसल चक्रण क्या होता है? यह एक फसल के बाद में खेत को दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जाता है। यानी कि फसल चक्रण क्या होता है कि पहले आप एक फसल उगा लीजिए, यानी 2-3 महीने आप एक फसल उगा लीजिए, फिर आप एक दूसरी फसल उगाइए, तो ये क्या हो जाएगी? फसल एकांतर क्रम में हो जाएगी। पहले ये, फिर दूसरी बार ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी। ये फसल अब एकांतर क्रम में चलती रहेगी। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं है वो दूसरी ऋतु में उगाते थे। अभी दोस्तों राजस्थान के अंदर ज़्यादातर जगह यही होता है, ठीक है। एक ऋतु में दूसरी फसल उगाई जाती है, फिर दूसरी फसल उगाई जाती है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ण हो जाता है, यानी करते हैं तो नाइट्रोजन है मिट्टी को मिलती रहती है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि किसान है ये विधि है वो बार बार उपयोग करे, ताकि आपको उर्वरक ये जो पोषक पदार्थ वह नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि मिट्टी के अंदर ये ऑटोमेटिक है वो धीरे धीरे पोषक पदार्थ वापस से बन जाएंगे और इससे नाइट्रोजन की पूर्ति है वो मिट्टी को होती रहेगी। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो आपको इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे दे रखी है वो है उर्वरक एवं खाद में अंतर। इससे दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये उर्वरक और खाद के अंतर भी हो जाएगा, उर्वरक और खाद की कुछ विशेषताएं भी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये अंतर है वो आपको ध्यान में रखना है। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन वो बन जाता है कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अंतर की बात करें तो सबसे पहले उर्वरक। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी कि यह मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड हम खाद की बात करें तो खाद एक मानव निर्मित नहीं है, यह प्राकृतिक है, यानी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो कि गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से क्या होती है हमें खाद प्राप्त होती है। तो यानी मानव निर्मित है, यह कृत्रिम है, जबकि खाद क्या होती है? एक प्राकृतिक होती है। सेकंड बात करें उर्वरक का उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद है वो खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस है वो नहीं प्राप्त होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये आपको याद रखना है कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस है वो प्रचुर मात्रा में मिलती है, जबकि उर्वरक से ऐसा नहीं होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है, ठीक है। उर्वरक के अंदर दोस्तों क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वो प्रचुर होता है, ठीक है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं। ये थोड़ा सा खाद के अंदर क्या होता है? थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है कि इसके अंदर है ये पादप पोषक यानी कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है ये कम मात्रा में खाद के अंदर पाए जाते हैं, जबकि उर्वरक के अंदर ये आपके अधिक मात्रा के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये दोस्तों खाद एवं उर्वरक के अंदर अंतर हो गया। आप एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ें, फिर आपको याद हो जाता है तो इनके बारे में जो भी आपको याद रहता है वो आप हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो ये दोस्तों अपनी 1.1 सारणी थी जिसके अंदर हमें उर्वरक और खाद के बीच में अंतर है वो बताया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि खाद के लाभ क्या क्या हैं। वैसे दोस्तों काफ़ी सारे लाभ हैं, तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लाभ है। कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, यानी मिट्टी है वो ज़्यादा जल है अवशोषित करके रखती है।
तो पहला लाभ तो खाद का अपना ये हो गया। नेक्स्ट है कि इससे मिट्टी भुरभुरी व सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। सरंध्र का मतलब क्या है कि मिट्टी है वो थोड़ी खोखली हो जाती है, थोड़े थोड़े इसमें छिद्र हो जाते हैं, जिससे गैस है वो आसानी से आ जा सकती है। ठीक है, वायु है वो आ जा सकती है, तो जिससे पौधे हैं वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी वृद्धि करते हैं। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि ऐसे जीवाणु जो फसल के लिए हमारे लाभदायक होते हैं, तो वो किस में ज़्यादा पनपते हैं, वो खाद में ज़्यादा पनपते हैं। ठीक है, तो ये अपने मित्र जीवाणुओं की संख्या के अंदर वृद्धि करती है। नेक्स्ट बात करें कि इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, यानी जैविक खाद से मिट्टी है वो अच्छी बनती है। तो ये क्या थे, खाद के लाभ थे। इन्हीं कारण है ना, ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनके कारण खाद उर्वरक से क्या है बेहतर होती है। तो ये इसके पीछे ये कारण थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सिंचाई। सिंचाई की बात करें तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, ये आपको याद रखना। वैसे आपको याद होगा कि जो पौधों को जल है वो कौन पहुंचाता है, ऊपर से तो हम जल डालते हैं, यानी वर्षा भी होती है, तो डायरेक्ट वर्षा को ग्रहण थोड़ी करते हैं पौधे। तो पौधों को जल कौन पहुंचाता है, तो पौधों को जल है वो जड़ें पहुंचाती है। जड़ें जल के अलावा इसके साथ ही खनिज और उर्वरकों का जो है अवशोषण है वो भी क्या करती है, जड़ करती है। जड़ है ना पौधों को क्या क्या देती है, तो पानी भी आपकी जड़ देती है। ठीक है, इसके अलावा जो खनिज पदार्थ है, उर्वरक है, उनका भी अवशोषण है वो जल करके पौधों को देती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। यानी अगर आपको पौधा उगाना है, आपने बीज डाल दिया, तो ये बीज है वो कभी भी शुष्क यानी कि सूखे के अंदर ये बीज अंकुरित नहीं होगा। अगर आपको बीज को अंकुरित करना है तो आपको जल यानी पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हर प्रकार से जल है वो उपयोगी होता है। नेक्स्ट, जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। ठीक है, यानी जड़ है वो जल को अवशोषित करती है। जल के अंदर जो भी पोषक पदार्थ होती हैं वो पौधे के अंदर प्रत्येक भाग के अंदर पहुंचती है। यह फसल को पाले यानी सर्दी और गर्म हवा से रक्षा करती है। स्वस्थ फसल के लिए मिट्टी को नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना बेहद आवश्यक है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि फसल वो अच्छी रही, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मिट्टी को आप नमी है वो मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखें, यानी मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ पानी रह जाना चाहिए, हमेशा पानी रहना चाहिए मिट्टी के अंदर, जिससे आपकी फसल है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, चाहे पाला हो यानी सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर समय आपकी फसल वो अच्छी रहेगी। किसी अगर आप उसमें नियमित रूप से पानी देते हैं तो। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है क्या? ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जो गर्मी होती है ना, गर्मी के अंदर क्या करते हैं कि हम जो फसल है उसको ज़्यादा पानी देते हैं सर्दी की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है कि जो मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम गर्मियों के अंदर फसलों को ज़्यादा पानी देते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि नियमित अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो आता है कुएं का। कुएं के बाद में फिर हम बात करते हैं जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध व नहरें इत्यादि, ये क्या आपके जल के स्रोत है। ठीक है, तो सिंचाई के स्रोत के लिए आपको जल आवश्यक है, तो ये आप कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आप कुएं से प्राप्त कर सकते हैं, जलकूप से प्राप्त कर सकते हैं, तालाब या झील से प्राप्त कर सकते हैं, नदी से प्राप्त कर सकते हैं, बांध एवं नहरों से इत्यादि से आप क्या कर सकते हैं, जल है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिंचाई के परंपरागत स्रोतों के बारे में। ये कौन कौन से इनके तरीके हैं परंपरागत है। तो इनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है कुएं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मवेशी अथवा मजदूर है इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते तो होते हैं परंतु दक्ष वो कम होते हैं। तो विभिन्न परंपरागत हमें तरीके दिए गए हैं, वो कौन कौन से है? पहला तो है मोट या गिरनी, फिर है चेन पंप, फिर है ढकेली, फिर है रहट यानी उत्तोलक तंत्र। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से होता है। मोट क्या है? ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा,
ये डायग्राम है दोस्तों, इसमें इस प्रकार से इसमें पानी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मोट कहलाता है, मोट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका चैन पंप। तो ये आपको 1.4 का जो बी का डायग्राम है वो चैन पंप का है। जो 4.सी जो डायग्राम है वो ढेकली का डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा लास्ट डी जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो किसका है, रहट का डायग्राम हो जाएगा। आगे आपको दे रखा है कि जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये परंपरागत हो गए ऊपर वाले। अब हम बात कर लेंगे जो आधुनिक स्रोत है ना सिंचाई के, वो कौन कौन से है। तो आधुनिक स्रोतों की हम बात करें तो दोस्तों, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग है वो मितव्ययता से कर सकते हैं। ये उपयोग की जो मुख्य विधि है वो कौन कौन सी है। पहली जो विधि है वो आपको छिड़काव विधि है। ये दोस्तों आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये छिड़काव विधि का है। इसके अंदर ये पाइप है, पाइप के ऊपर ये आपके ऊर्ध्वाधर दोस्तों इसके अंदर जो नली लगी जाती है जिसे फुहारे बोला जाता है। ठीक है, इनके ऊपर एक नली सी होती है जिनके द्वारा ये छिड़काव है वो होता रहता है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि में किया जाता है, यानी अगर भूमि एक जैसी नहीं है, उबड़ खाबड़ भूमि है, तब इसका हम छिड़काव तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है तो ऊर्ध्व पाइप है, यानी नलों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाली नोजल लगी होती है। आपने कभी देखा होगा, जो ये आपको दिख रहा है ना, ऐसा जो एक डायग्राम दिख रहा है, ये ऊर्ध्वाधर है, यानी ये खड़ा हुआ है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक नोजल लगी होती है जो घूमती रहती है। ठीक है, यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पादप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। छिड़काव लोन है कॉफी के खेतों के लिए एवं अन्य कई फसलों के लिए क्या होता है, अत्यंत उपयोगी होता है। इस प्रकार का जो छिड़काव होता है, जो छिड़काव तंत्र से छिड़काव होता है, वो कॉफी और लोन इन खेतों के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्रिप तंत्र। ठीक है, ड्रिप सिस्टम। तो इस विधि में जल है वो बूंद बूंद करके सीधा क्या होता है, पौधों की जड़ों के अंदर मिल जाता है। अतः इसे हम क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। तो ड्रिप तंत्र का आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो ये आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई फुहारे या ऊपर से वर्षा नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट है ये दोस्तों, आप देख लीजिए पौधों की जड़ों के अंदर है वो डायरेक्ट पानी चला जाता है। तो ये आपका ड्रिप सिस्टम होता है। तो फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्ष को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। क्या है, ड्रिप तंत्र है वो एक वरदान है। जहाँ पे कम पानी है वहाँ पे ड्रिप तंत्र से ज्यादा आप पानी है वो दे सकती हैं। तो दोस्तों आगे है खरपतवार से सुरक्षा। आगे हम खरपतवार से सुरक्षा, इनका भंडारण है और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास हम इतने ही रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने जो सिंचाई के आधुनिक और परंपरागत तरीके हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ तक डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद रहेगी कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर है वो आप जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।